हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं एनपीए, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कही जाती है। इसके ऊपर हम अपने सीएपीएफ एग्जाम के लिए जो है वो ऐसे राइटिंग करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस सेशन को जो है वो कंप्लीट वॉच ज़रूर कीजिएगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर हम रिसेंट के कुछ ईयर्स को देखें तो विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे जो लोग हैं उन्होंने क्या किया कि बैंक का जो पैसा है वो लेकर के फॉरेन चले गए, जिसके वजह से ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में रही थी। तो इसके ऊपर इसलिए हम जो है वो ऐसे राइटिंग देखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस सेशन को एक बार कंप्लीट वो ज़रूर कीजिएगा और आपका जैसा भी फीडबैक होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्हाट इज़ आवर इंट्रोडक्शन? हमारा इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए जब भी हम एनपीए की बात करेंगे? तो हम बोल सकते हैं कि द कॉमन मैन, यानी कि जो भी हमारे साधारण से इंसान है, आम नागरिक है, ऑफ द कंट्री डिपॉजिट हिज हार्ड अर्नड मनी इन बैंक, यानी कि जो भी हमारा साधारण सा आदमी है, जो कॉमन मैन है, वो क्या करता है, अपनी जो मेहनत की कमाई होती है उसको ले जा करके वो डिपॉजिट करता है बैंक में। अब ये क्या होता है कि बैंक गिव हिज एक्यूमुलेटेड कैपिटल, यानी कि जो बैंक होती है वो इकट्ठी की गई धनराशि को लोन के रूप में दे देती है। किसको देती है? टू नीडी पीपुल एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि जो हमारे नीडी पीपुल, यानी कि जिनको पैसे की आवश्यकता होती है, या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको वो लोन के रूप में एक्यूमुलेटेड कैपिटल जो है वो दे देती है। वाइल गिविंग अ लोन, जब वो लोन देती है, जो भी कोई भी हमारी बैंक है, जब वो किसी को लोन देती है तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द पर्सन आर इंडस्ट्रियलिस्ट शुड रिटर्न दिस मनी टू बैंक थ्रू ईएमआई। मतलब क्या करती है कि जब भी कोई बैंक जो है वो लोन देती है तो वो उस इंसान से, यानी कि वो उस पर्सन से और इंडस्ट्रियलिस्ट से वो ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि ये जो मनी है जो मैं इसको दे रही हूँ वो क्या करेगा, मुझको ईएमआई के थ्रू जो है वो वापस से रिटर्न करेगा। बट व्हेन द लोन डज नॉट कम बैक टू द बैंक, लेकिन अब क्या होता है कि कई बार जो लोन है, जो हमने पैसे लोन पर दिए, वे वापस से बैंक में नहीं आ पाते हैं। देन इट गोज इनटू द कैटेगरी ऑफ एनपीए, यानी कि क्या होती है, तब जो हमारे ये पैसे हैं जो हमने दिए हुए हैं जो वापस से बैंक में नहीं आ पा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तब हम इस चीज़ को जो है वो एनपीए की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट के कैटेगरी में हम इसे रखते हैं। इन सिंपल वर्ड, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें, साधारण शब्दों में कहें, तो क्या कह सकते हैं, इट इज सबमर्ज्ड डेब्ट ऑफ बैंक, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, ये बैंक का जो है वो एक तरीके से डूबा हुआ धन है जिसे हम एनपीए बोलते हैं। तो इतनी सारी कहानी का मतलब सिर्फ एक ही है कि बैंक ने जो पैसा दिया वो पैसा वापस से बैंक के पास नहीं आया, वो पैसा डूब गया। इसी चीज को जो है वो हम एनपीए बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रूल, यानी कि हमारी जो बैंकिंग की रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन द ईएमआई प्रिंसिपल अमाउंट आर इंटरेस्ट, यानी कि जो भी हमारी ईएमआई है, प्रिंसिपल अमाउंट है, या फिर जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑफ द लोन है, यानी कि जो भी लोन के इंटरेस्ट हैं, उनको जो है वो नॉट कम विद इन 90 डेज ऑफ द ड्यू डेट, मतलब कि जिस दिन से बकाया है उस दिन से 90 दिनों के अंदर आपने अगर ना ही प्रिंसिपल जमा किया, ना ही आपने ईएमआई जमा करी, ना ही आपने इंटरेस्ट जमा किया, तो आप क्या हो सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड एनपीए। तो इस चीज को जो है वो एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो कहा जाता है। अगर हम बात करें कि व्हाट इज एनपीए, बार बार हम एनपीए पढ़ रहे हैं, तो ये एनपीए क्या है, मतलब यही है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है इसको बेसिकली जो हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा पेमेंट है उसको दोबारा से, जो हमारा कर्ज है उसे वो रीपेमेंट नहीं करते हैं, उन चीज़ों को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। when a borrower fails to pay interest or principal till 90 days, जब भी हमारा कोई ब्रोवर होता है जो हमसे पैसे लिया होता है, वो अगर हमें इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल जो कि 90 दिनों के अंदर नहीं देता है, द लोन गिविंग टू हिम, जो लोन उसको हमने दिया है उसको हम क्या करते हैं, ट्रीटेड एज अ एनपीए, उसको हम एज अ एनपीए ट्रीट करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसे हम बोलते हैं। एंड बैंक शोज सच लोन इन द एनपीए कॉलम ऑफ द बैंक बैलेंस शीट। अब क्या होता है कि उनके जो लोन होते हैं, उनके जो पैसे होते हैं, उनको वो एक तरीके से अलग की चार्ट बना करके, अलग चार्ट बना करके उसमें जो है वो लिख दिया जाता है कि ये एनपीए मनी है, यानी कि एनपीए है, यानी कि हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। और इसको क्या किया जाता है, अगर आप कभी बैंक पर गए होंगे तो आपने एक सीट देखी होगी जिसमें नाम जो है वो लिख करके लगाया गया होता है। तो बेसिकली इस तरीके की जो सीट है उसमें ऐसे चीज़ें जो है वो तैयार कर दी जाती हैं।
थ्री मेन टाइप ऑफ एनपीएस, तीन जो है वो हमारे एनपीएस के प्रकार होते हैं। पहला होता है सबस्टैंडर्ड एसेट, दूसरा होता है डाउटफुल एसेट और तीसरा होता है लॉस एसेट। इसको जो है हम जानने वाले हैं कि इनका मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें सबस्टैंडर्ड एसेट की तो ये क्या होता है, व्हेन अ लोन रिमेन्स एनपीए फॉर 12 मंथ आर लेस। जब भी कोई लोन जो है, यानी कि हमने क्या बोला कि एनपीए के अंदर कब आएगा, जब 90 दिनों तक क्या नहीं होगी, ना ही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जमा होगी, ना ही उसकी बोल सकते हो कि इंटरेस्ट जमा होगा, और ना ही उसकी ईएमआई जमा होगी, तो वो आ जाएगी एनपीए के अंदर। तो एनपीए के अंदर अगर कोई मनी है, यानी कि कोई लोन है, अगर 12 महीने या फिर 12 महीने से कम के अंदर, ठीक है, अगर उस चीज का हम जिक्र करते हैं तो वो आती है सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर। कि इन सच अ लोन, मतलब इस तरीके की लोन में क्या होता है, द टोटल एसेट आर collateral of the borrower is not so much that the entire due can be recovered from it। मतलब क्या होता है कि जितना पैसा बैंक ने जो है वो मान लो हमको दे दिया, और उतना पैसा मेरे पास है ही नहीं, मैं अगर अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं ना, तो जितना बैंक का कर्जा है मैं उस कर्जे को नहीं चुका पाऊंगा। तो इस तरीके का जो लोन होता है, इस तरीके के जो हमारे एसेट होते हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर आते हैं, उनको हम सबस्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं, जो कि 12 महीने या 12 महीने से कम के अंदर एक बोल सकते हो कि इनका एस्टीमेट तैयार किया जाता है, और उसमें यह पता किया जाता है कि क्या अगर हम इसकी सारी संपत्ति का आकलन करते हैं तो क्या हमारे लोन के बराबर है। तो अगर नहीं होता है तो उस चीज को हम सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि सब स्टैंडर्ड एसेट जो है वो क्या है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें जो हमारा होता है डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट क्या है इसको देखते हैं। तो व्हेन अ डेब्ट रिमेन्स सबऑर्डिनेटेड फॉर द 12 मंथ, यानी कि जब भी हमारा कोई डेब्ट है वो 12 मंथ के लिए बाकी रहता है, मतलब हमने जो है वो ना ही उसके प्रिंसिपल को पे किया, इंटरेस्ट को पे किया या फिर ईएमआई को पे किया, तो क्या होगा, इट फेल इनटू द कैटेगरी ऑफ डाउटफुल एसेट। तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो उनकी कैटेगरी बनाई गई थी तो उसका जो दूसरा कैटेगरी था उनमें ये डाउटफुल एसेट में चला जाता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी ऑफ द इंटायर अमाउंट, यानी कि जो इसमें पॉसिबिलिटी होती है जो कि संपूर्ण हमारा धन है वो रिकवर हो पाएगा या नहीं, वो कितना होता है, ऑफ सच लोन इज वेरी लेस। मतलब कि जो भी हमारी लोन है वो क्या रिकवर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसमें क्या होता है, काफी कम चांसेस होते हैं कि हमारे जो टोटल अमाउंट है वो रिकवर हो भी पाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जो है वो डाउटफुल एसेट रखा गया है। लॉस एसेट क्या होता है, लॉस एसेट की अगर हम बात करें, व्हेन द बैंक अज्यूम दैट, अगर जो बैंक है वो क्या करती है, अज्यूम करती है, वो मानती है कि, क्या मानती है, द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवर ऑफ एनी इट्स डेब्ट्स इज नेग्लेजिबल आर इट्स ओवर। मतलब कि जब बैंक को ये लगने लगे कि अब जो हमारी मनी है वो काफी डूब चुकी है और उसे निकालना अब काफी मुश्किल है और नामुमकिन है, यानी कि अब हमें पैसे जो है वो वापस से नहीं मिल पाएंगे, तो उस लॉस को जो है या फिर उस डेब्ट को जो है वो हम काउंट करते हैं लॉस एसेट में, यानी कि डूबा हुआ धन हम उसे मानते हैं। देन इट इज कॉल्ड अ लॉस एसेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए। यानी कि जो हमारी एनपीए की प्रॉब्लम है उस चीज को हम कैसे टैकल करें, कैसे दूर करें, इस चीज के बारे में हम देखते हैं। द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट टू रिजॉल्व द एनपीए केसेस इन अ पब्लिक सेक्टर्स बैंक। यानी कि क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो लगातार ऐसा प्रयत्न कर रही है कि जो हमारे रिजॉल्व है प्रॉब्लम जो है एनपीए की, जो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है पब्लिक सेक्टर बैंकों में, वो कम से कम हो सके और उनको जो है हम सॉल्व भी कर पाए। ऐसे जो हमारी गवर्नमेंट है वो लगातार प्रयास कर रही है। देयर आर एक्चुअली टू टाइप ऑफ ब्रोवर्स। अब हम बात करें अगर ब्रोवर्स की जो उधारी लेते हैं तो वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। तो देयर आर एक्चुअली टू टाइप ऑफ ब्रोवर अंडर द एनपीए, यानी कि जो हमारी एनपीए है उसके अंडर ये दो तरीके के जो ब्रोवर है वो होते हैं। दोज हु आर अनेबल टू पे एरियाज ड्यू टू डोमेस्टिक एंड ग्लोबल रेस्ट्रिक्शन आर अदर रीजन। पहले तो वे होते हैं जिनके पास जो है वो पैसा ही नहीं है, वो डोमेस्टिक तरीके से यानी कि घरेलू तरीके से या ग्लोबल तरीके से, एक तरीके से बोले तो उनके पास पैसे नहीं है कि वो पैसा पे कर पाए। उनके देने की तो इच्छा है लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो अपना लोन जो है वो चुकता कर पाए। तो ये हमारे पहले तरीके के लोग हो गए। दूसरे तरीके के वे लोग होते हैं जो ब्रोवर होते हैं एंड अदर हु डू नॉट वांट टू इंटेंशनली रीपे द लोन्स ऑफ बैंक। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे तो हैं, धन संपत्ति भी है, लेकिन फिर भी वो जो बैंक से लोन ले रखे हैं उनका पैसा भी नहीं देना चाहते। ठीक है, ये हमारी दूसरी कैटेगरी होती है ब्रोवर की। द गवर्नमेंट हैज टेकन मेजर्स टू डील विद द डिफॉल्टर ऑफ द बोथ कैटेगरीज। यानी कि जो भी हमारे इन दो कैटेगरीज हैं, इनके जो भी डिफॉल्टर्स हैं उनके साथ जो गवर्नमेंट है डील करने के लिए कई सारे जो मेजर्स हैं यानी कि मापदंड है वो बनाई है, तैयार कर चुकी है।
ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न यानी कि आर्थिक मंदी के कारण द गवर्नमेंट हैज मेड सेवरल स्कीम्स, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कई सारी स्कीम जो है वो लेकर के आई फॉर द लोन्स विच आर नॉट बीइंग पेड, जो भी लोन जो है उनको पेड नहीं किया जा रहा है, इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम जो है वो लेकर के आई। क्यों लेकर आई, क्योंकि हमने जो है इकोनॉमिक डाउनटर्न देखी, इसके कारण गवर्नमेंट ने जो है वो ये लेकर के आया। अगर हम इसके नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड की, तो वो क्या बेसिकली कहती है, और सिमिलरली क्या हुआ है, ठीक है, सिमिलरली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मेड अवेलेबल ₹70,000 करोड़, यानी कि सिमिलरली क्या हुआ है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने 70,000 रुपये करोड़ जो है वो अपने पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उनको दिया है, ताकि उनका जो एनपीए के थ्रू घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, उनकी जो भरपाई कर पाएँ, ठीक है। To make the recovery proceeding a more effective, the SURFACI Act and Debt Recovery Tribunal Act has been amended। तो सरकार ने क्या किया है कि जो सरकार की सरफेसी एक्ट थी उसको अमेंड किया, और डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट था उसको भी सरकार ने अमेंड किया, ताकि वो क्या कर सके, जो उसकी रिकवरी है, जो लोग पैसे लेकर के अपने पास रख लेते हैं और बैंकों को पैसा वापस नहीं करते, इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, इसकी रिकवरी यानी कि इसकी वसूली जो है वो और भी काफ़ी प्रभावी तरीके से हो सके। इसके लिए सरकार ने जो है वो सरफेसी एक्ट और डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को जो है वो अमेंड किया हुआ है। तो ब्रांक ट्रांसपेरेंसी यानी कि सरकार जो है वो पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने क्या किया है, बैंक हैव बीन आस्क्ड टू इशू अ लिस्ट ऑफ ब्रोवर हुज डेब्ट्स हैव बीन वेब्ड, मतलब कि सरकार ने बैंकों से ये कहा है कि आप उन इंसानों के जो लिस्ट हैं वो क्या करिए, जारी कर दीजिए, जिन्होंने जो है आपसे कर्ज लिया है और कर्ज का जो है वो भरपान नहीं किया है, मतलब कर्ज जो है वो वापस से रीपेमेंट नहीं किया है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि हमें ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, तो इसके लिए बैंकों से सरकार ने कहा है कि आप उनकी जो लिस्ट है वो जारी कर दीजिए। फोर्थ में ये कहा गया है कि स्ट्रेंथ एक्शन, मतलब कि एक मजबूत एक्शन जो है वो उठाया जाना चाहिए। कई सारे ऐसे लोग हैं जो जानबूझ करके जो लोन है वो इंटेंशनली तरीके से क्या नहीं करते, रिटर्न नहीं करते, तो उनके खिलाफ, उन ट्रेडर्स के खिलाफ क्या करा जाए, एक जो है वो एक स्ट्रेंथन एक्शन यानी कि एक मजबूत एक्शन, एक मजबूत कदम जो है वो उठाया जाए, सो दैट सच इंसिडेंट डू नॉट हैपन इन द फ्यूचर, ताकि जो भविष्य में ऐसी घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो। इस चीज को बचने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए जो है वो सरकार इनके खिलाफ एक मजबूत कदम उठाएगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू हेल्प द फार्मर, यानी कि फार्मर्स की सहायता के लिए, देयर डेब्ट्स हैव बीन रिस्ट्रक्टेड, यानी कि जो उनके डेब्ट थे, उनके जो कर्ज थे उनको कम कर दिया गया, एंड द डेब्ट ऑफ फार्मर, और जो कुछ किसान हैं, कई सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने उनके कर्जे को जो है वो माफ भी कर दिया, ठीक है। हम बात करें अपने नेक्स्ट स्लाइड की, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या मिलता है हमको, इन एडिशन टू, इसके अलावा द बैंकरप्सी कोड 2016 हैज बीन इंट्रोड्यूस, यानी कि जो बैंकरप्सी कोड 2016 है उसको भी क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया विथ इम्प्लीमेंटेशन, जिसके इम्प्लीमेंटेशन से क्या हुआ कि अननेसेसरली डिले इन द रिकवरी ऑफ लोन, मतलब कि जो अनचाही, ठीक है, अनचाही या फिर अनजरूरत की जो हमारी डिले हुआ करती थी रिकवरी ऑफ लोन्स को लेकर के, वो कहीं ना कहीं उससे हम बचेंगे और हमारी जो लोन है वो काफी जल्दी जो है वो रिकवर कर ली जाएगी, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू रिपे द लोन, यानी कि क्या होता है कि कई बार जो हमारे लोन होते हैं उनको हम पे करना चाहते हैं और उनमें पे करने में हम फेल हो जाते हैं और अपना जो लोन है वो हम पे नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए सरकार ने क्या कहा, द कंपनी विल बी गिवन टू एन अपॉर्चुनिटी टू रिपे इट्स लोन विद इन अ सर्टेन टाइम आर डिक्लेयर इटसेल्फ बैंकरप्ट, मतलब क्या है, मतलब यह है कि आप जो अपना लोन है वो एक निश्चित समय कीजिए कि आप इतने समय में जो लोन है वो आप पेमेंट कर देंगे, तो इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी जो है आपको दी जाएगी। आपको एक टाइम ले सकते हैं और उसके अंदर में आप अपना जो लोन है वो पे कर दीजिए, वरना आप खुद को क्या करिए, बैंकरप्ट घोषित करिए, दिवालिया घोषित कर दीजिए। सिमिलरली इफ एनीवन इज फाउंड गिल्टी ऑफ डेब्ट, अगर इस क्रम में कोई भी इंसान जो है वो अपराधी पाया जाता है, इन सभी नियमों का पालन नहीं करता है, देन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर 5 ईयर, मतलब कि उसे जो है वो 5 सालों की जो सजा है वो दी जा सकती है। इस रूल में बेसिकली ये कहा गया। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, बैंक आर द मेन स्टे ऑफ एनी इकोनॉमी, यानी कि किसी भी इकोनॉमी का जो मुख्य आधार होता है वो बैंक ही होता है। बैंक आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी एंड बैलेंस फ्लो ऑफ द कैपिटल, यानी कि जो बैंक है वो केवल इसके लिए ही जिम्मेदार नहीं है कि जो हमारी कैपिटल है वो एक निश्चित तरीके से, बैलेंस तरीके से मार्केट में जो है वो फ्लो होती रहे, चलती रहे, बट दे ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द करेक्ट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ
ऑफ द सिस्टम। लेकिन इसकी जो दूसरी जिम्मेदारी है वो ये भी है कि वो इसका करेक्ट ऑपरेशन करे, मतलब इसकी जो प्रक्रिया है उसको वो सही तरीके से करे, जिससे कि जो हमारा सिस्टम है वो एक मैनेजमेंट वे में काम करे, वो एक अच्छे तरीके से वर्क करे। इफ द बैंकिंग सिस्टम डज नॉट चार्ज हिज ड्यूटी विद फुल्ली डिवोशन, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर है, जो हमारी बैंक है, वो अगर अपनी ड्यूटी को जो है वो अच्छे तरीके से फुल्ली तरीके से डिटरमाइन होकर के परफॉर्म नहीं करती है, देन इट्स डायरेक्ट इफेक्ट इज विजिबल ऑन द क्रेडिट ऑफ बैंक। तो इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो हमें कहां देखने को मिलेगा? बैंक के क्रेडिट के ऊपर देखने को मिलेगा, एंड एज वेल एज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और साथ ही साथ जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं इससे जो है वो प्रभावित हो जाएगी। इट इज क्लियर फ्रॉम ऑल दिस थिंग दैट, मतलब कि जितने भी चीजें हमने ऊपर पढ़ी हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है, नो हार्ड डिसीजन इज टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स इन टाइम, यानी कि समय रहते हुए इन प्रॉब्लम के ऊपर कोई भी जो है वो हार्ड डिसीजन नहीं लिया गया, यानी कि एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को जो है वो कम नहीं किया गया। इट विल नॉट ईजी टू इमर्ज फ्रॉम द इफेक्ट, तो हमें क्या होगा, इतना आसान नहीं होगा कि हम इसके प्रभाव से जो है वो बच जाए, अगर हमने डिसीजन जो है वो काफ़ी जल्दी से और हार्ड तरीके से नहीं लिया। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। आई होप कि आपको जो सेशन है वो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो इफ़ यू लाइक द सेशन देन प्लीज़ डू लाइक द सेशन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। मैं क्या करूँगा, आपको वहाँ इसके जो PDF है वो भी दे दूँगा, सेंड कर दूँगा, ताकि आप जो अपनी प्रैक्टिस है वो कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।